हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में आपका स्वागत है। और हम लोग आज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के अगले वीडियो सेकेंड वीडियो में हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, जब आप मैप देखते हो जो कि आप ज्योग्राफी में यूज करते हो, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, उसके नीचे स्केल बना होता है। अगर अभी तक उस स्केल के बारे में गौर नहीं किए हो तो अब उस स्केल को गौर करो। क्या बना हुआ है? एक स्केल बना हुआ है और जिसमें वो डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक रेशियो है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्केल फैक्टर या स्केल। जो मैप पर रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस के रेशियो को दिखाता है। जब मैप पर दो पॉइंट देखते हैं हम लोग, सपोज मैप पर आपने लोकेट किया दिल्ली को एंड मुंबई को, और दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में देखेंगे। और आगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ डेली लाइफ और प्रैक्टिकल यानी एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, पाने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। हाँ, अगर ये इसमें कोई नए बच्चे हो जो आज जुड़ रहे हो हमारे चैनल के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक तो करोगे ही, ताकि उससे हमको पता चलता है कि हमारे वीडियो को तुम पसंद कर रहे हो या नहीं। चलो हम लोग देखते हैं। सारे इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हमको इसी के अगले पार्ट को देखना है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग स्केल ऑफ ए मैप के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो यानी फाइनल डेफिनेशन क्या बोलेंगे? मैप स्केल रेफर्स टू द डायरेक्ट प्रोपोर्शन और रेशियो, यानी क्या है वो? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फिगर जो है आप अपने मैप के ऊपर देखते हो, जो मैप दिखने में ऐसा लगता है। इसके बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। हाँ, अब जो है थोड़ा इसके कन्वर्सन और इसके बारे में जानना है। एग्जाम्पल, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 1 सेंटीमीटर तुमको पता है, लगभग ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है। तो उस डिस्टेंस को क्या बता रहे हैं यहाँ पर? 8 किलोमीटर इन एक्चुअल डिस्टेंस। यानी इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझे कि 1 सेंटीमीटर इज टू 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर एंड 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। तो दैट मीन्स ये क्या आएगा? 1 इज टू, इसको क्या बोल सकते हैं? 8 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो यानी ये रेशियो आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके मैप के ऊपर।
चलो एक एग्जांपल हम लोग देखें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, चूँकि आप फेमिलियर हो, आपके अगल बगल या घर पे जो है कहीं कभी कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पर आप उसके एक मैप देखते हो घर बनाने से पहले, और उस मैप को रेफर करके, उस मैप को सामने रखकर वो आपके बिल्डिंग या फ्लैट जो भी है उसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि हमने यहाँ सामने रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 5 फीट। देखो ये हमने ओल्ड यहाँ पर मेजरमेंट है ना, एफपीएस सिस्टम क्या था वो, अभी हम लोग एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं, और ये है एक एफपीएस, ठीक है। यूनिट्स जो है उसमें हम लोग मेजरमेंट का एक यहाँ दिखाए हुए हैं, जिसमें क्या है, ये फिट 5 फीट, और उसका स्मॉल यूनिट क्या है, इंच, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग है, एक्चुअल डिस्टेंस 5 फीट ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द हाइट ऑन द मैप। मैप पे उसको कितना दिख रहा है, 8.5 इंचेस। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 8.5 इंचेस यहाँ दिए हुए हैं इस मैप पर। हर्ट का हाइट, उस झोपड़ी का हाइट ना, झोपड़े का हाइट जो है एक्चुअल में वो जो बन रहा होगा, या हर्ट बोलो या घर बोलो, जो भी है यहाँ पर, ठीक है। देन इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक टेबलर फॉर्म में लिखा डिस्टेंस, अब जो मेजर कर रहे हो ऑन द मैप, डिवाइड एंड एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग, फीट में, एंड डिस्टेंस मैप पर मेजर किस में कर रहे हैं, इंच में। देन 2 5 8.5 और ये फाइंड करना है। ये 2 इंचेस 5 फीट एंड क्या है 8.5 इंचेस, इन सारे इंफॉर्मेशन को टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप जानते हो फॉर्मूला, x1/y1 इक्वल टू x2/y2। इसमें सारे इंफॉर्मेशन जो आपके टेबल में लिखे हैं उनको उसको फिल कीजिए। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा 8.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। कैन इसको मल्टीप्लाई करो, आएगा 45.5 डिवाइडेड बाई 2। हाँ, यूनिट क्या होगा, देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, y, एंड y का यूनिट क्या है यहाँ पर, फीट। देन ये 21.25 फीट एक्चुअल हाइट जो हर्ट का होगा, वो एक्चुअल हाइट कितना होगा, 21.25 फीट। तो ये है एक एग्जाम्पल। अब आपके बुक में जो एक एग्जाम्पल बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखने वाले हैं। देन चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो अभी स्केल कैसे बनता है वो हमने देख लिया था। नाउ क्या बोला है इस क्वेश्चन में, द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:2। आफ्टर 3 कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने जीरोस हैं। अगर ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो दोनों सेंटीमीटर कट गया था ना। अब क्या करना है, 2 सिटीज कहाँ है, ये मैप के ऊपर है। 2 सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब घर बैठे बैठे मैप को रीड करने के साथ आप कैलकुलेट करो कि उन दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। चलो ठीक है, हम लोग जो स्केल फैक्टर दिया हुआ है, स्केल रेशियो दिया हुआ है, उसको यूज़ करते हुए एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में पहले क्या लिया, डिस्टेंस इन मैप, एंड दूसरा एक्चुअल डिस्टेंस।
दोनों का यूनिट यहाँ नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ यूनिट नहीं डाला। अब ये रेशियो गिवन है, ठीक है, जो रेशियो गिवन है उसको, उससे हम लोग ये इंफॉर्मेशन टेबल में डाल दिया। अब क्या बोला है, ये मैप पर 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 4 एंड यू हैव टू फाइंड वाई। चलो वाई निकालना है, तो आप फॉर्मूला जानते हो, और ये अभी हम लोग सारे ने डिस्कस किया कि इसको ये दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ता है। देन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी और उसका फॉर्मूला के अनुसार तुम्हारा क्या हो गया, x1/y1 इक्वल टू x2/y2, एंड x1/x2 का वैल्यू तुम जानते हो, दैट इज गिवन दिस वैल्यू। यहाँ से ये वैल्यू है, ये आपने लिखा यहाँ पर, और दूसरा 4/y। अब चलो y कैलकुलेट करो। y कैलकुलेट करने के लिए अब जो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है कि ये सारे यहाँ सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में तो आपने निकाल लिया, लेकिन सेंटीमीटर में तो नहीं, हम लोग निकालना क्या चाहेंगे, वो बहुत बड़ा वैल्यू है, और डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं ऑन ग्राउंड इन किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में क्या जानते हैं, 1000 मीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल टू देन, तो इसके बाद क्या होगा, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करो, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, क्या आया, 1200। तो देन दोनों सिटी के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब तक तो ये सारा समझ में आ गया है, और इसके सारे काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, और इसमें से हम लोग यहाँ पर ये एप्लीकेशंस अभी इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। चलो एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, यहाँ एक टेबलर फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। ठीक है, आप कार पार्किंग करते होगे ना, तो कार पार्किंग के लिए वहाँ चार्जेस लगते हैं, तो कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ 4 आवर्स के लिए क्या लग रहे हैं, ₹60, 8 आवर्स के लिए 100, 12 आवर्स के लिए 140, एंड 24 आवर्स के लिए 180। अब ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन जो गिवन है ना, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। देखो एक चीज़ यहाँ पर गौर करो, ये 4 आवर्स के बाद 8 आवर्स टाइम इंक्रीज किया है, 8 आवर्स के बाद 12 आवर्स, हाँ टाइम इंक्रीज किया है। तो ये ग्रेजुअली जो आप टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट किए हो, तो देखो नंबर ऑफ आवर्स जो इंक्रीज किया हुआ है। हाँ, सेकंड क्या हम लोग को दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि जब हमने इसको चार्जेस लिए हैं, तो ये चार्जेस भी इंक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन तुम्हारा आवर्स। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लगभग सब में देखे कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता हो, तो ये बता दिया था सिंपल में, लेकिन क्या हुआ, अगर रेशियो बराबर होता है तभी जाकर उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये रेशियो बराबर है कि नहीं, वो चेक करना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देन इसको चेक करो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द पार्किंग चार्जेस जो पर आवर रुपीज़ वर्सेस आवर जो है, उसको हम लोग चेक करते हैं। पहला दिया हुआ है, जैसे हम लोग क्या बोले थे कि x1/x2 लिखा था ना, लाइक दैट यहाँ पर भी क्या लिखा, x1 क्या है 4/60, तो 4/60 का वैल्यू कितना आया, कैंसिल करो 1/15। क्या सेकंड पार्ट में, सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड कॉलम जो है यहाँ पे यानी 1 2 3 में क्या है, 8 एंड 100, 8/100 इज 2/25। अगला 12/140 इज 3/35, 24/180 इज 2/15। अब यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि 4/60 इज नॉट इक्वल टू 8/100। ये सारा रेशियो जो आया ये 1/15 2/25 के बराबर है नहीं ना, है ना, या 2/25 3/35 के बराबर है नहीं, और ये भी बराबर नहीं था। तो हम लोग क्या बोले, ईच रेशियो इज नॉट सेम,
नहीं है सेम, इसलिए क्या बोलो कि ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों नहीं है, फिर से ध्यान से सुनो, क्योंकि ये रेशियो जो आया, ठीक है ना, सबका रेशियो आया, ये सारा इक्वल नहीं है। एक के इंक्रीज करने के साथ दूसरा इंक्रीज जरूर किया है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है। हम लोग वहाँ देख रहे थे कांस्टेंट, एक फिक्स्ड, ठीक है, तो वो नहीं है, तो जिसके कारण ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। चलो अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में चले आए। क्या कह रहा है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट। आप लोग कलर करते हो ना, कलर करते हो, जब ड्राइंग बनाते हो, कलर करते हो, उस तरह यहाँ पर क्या है, पेंट है। इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट्स विद द 8 part ऑफ द बेस। उसमें कोई बेस है, और बेस में जब आप रेड पिगमेंट, रेड कलर मिलाते हो, मिलाने के बाद वो पर्टिकुलर कलर बना रहे हो। तो यहाँ टेबल दिया हुआ है कि कितने के साथ कितना तुमको ये कंप्लीट करना है, कि ठीक है 1 लीटर के लिए तुमको बताया हुआ था कि 1 पार्ट जब आप मिलाते हो रेड पिगमेंट, तो बेस चाहिए 8 पार्ट। अब लीटर में नहीं बोला हुआ है, यानी अगर 1 लीटर तुम्हारा रेड पिगमेंट डालते हो तो 8 पार्ट या 8 लीटर तुम जब बेस मिलाओगे तब वो पर्टिकुलर कलर तुम्हारा बन पाएगा। तो अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है कि अगर लीटर में मेजर करो, अगर नहीं, आप अगर लीटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे कि एक डिब्बी जो है, आप क्या डाला, तुम्हारा रेड पिगमेंट, तो 8 डिब्बी, सेम मेजरमेंट का 8 डिब्बी क्या डाला आपने, बेस। तो ये आपके टेबल कंप्लीट करने हैं, ये क्वेश्चन है। और ये कह दिया क्या है कि इसमें ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से काम करना, मिक्सिंग करना है। तो अब क्वेश्चन सबको समझ, भली भांति समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट पहले टेबल में जो है निकालने के लिए, उसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर जो जो अननोन है, सो कॉरस्पॉन्डिंगली जैसे मान ली कि y1 क्या है, 8 है, सॉरी y, एंड y1 y2 y3 y4 4 अननोन जो है, यहाँ 4 वैल्यू फाइंड करने हैं। तो वो 4 वैल्यू के लिए, ये 4 अननोन के लिए y1 y2 y3 y4 हमने इनिशियली सपोज कर लिया। अनसपोज करने के बाद चूँकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग ये चारों के केस में क्या यूज़ करेंगे, x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2। ठीक है, अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे पहले में आप क्या करने वाले हो, पहले वाले में आप इस पार्ट को, टेबल का इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हो। तो इसको क्या ले लिया आपने, हाँ इसको ले लिया x1, ठीक है, इसको क्या ले लिया x2, सॉरी y1, यहाँ x2 ये है, x2 ये है, x2 ये है 4, एंड y2 क्या है, y2 की जगह पर क्या लिया, ये y फाइंड करना है। चलो ये फॉर्मूला जो था आपका मालूम है, अभी तक यूज़ करते आ रहे हो, तो वो फॉर्मूले पर उसको वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32। ठीक है, ये यूनिट क्या लिखोगे, ये केवल पार्ट में बोला हुआ तो पार्ट ही बोलेंगे। ठीक है, लाइक दैट। जब आपको क्या करने हैं, अब सेकेंड में हम लोग चाह रहे हैं कि इस टेबल और यहाँ से यहाँ तक को इसको यूज़ करना, तो देन क्या लिखोगे, x1 के जगह पर 1, ठीक है, y1 के जगह पर 8 जैसा पिछले बार लिए थे, लेकिन अब जो है x2 के जगह पर 7 एंड y2 फाइंड करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया 56। लाइक दैट, इसको आप काफ़ी इजी है, तुरंत जो है सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सारे इन्फॉर्मेशन को
इस तरह टेबुलर फॉर्म में डाल दीजिए, टेबुलर फॉर्म में डाल देंगे ताकि वो टीचर को इजीली विजिबल हो जाए कि किस वैल्यू के लिए क्या कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया। नाउ चले आओ थर्ड नंबर इसी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base, इसमें वन पार्ट खाली नहीं बता रहा है, बेस कितना है, बेस का वैल्यू दे दिया 75 ml फॉर मिलीलीटर। नाउ हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। चलो जो सिंपल सा टेबल हर एक बार बनाते आ रहे हैं, इस बार का भी बनाना है। तो फर्स्ट जो है पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट एंड सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग, पार्ट्स ऑफ द बेस। लेकिन पार्ट्स ऑफ इसमें क्या है, मेजरमेंट ml में दिया हुआ है। क्या आया अब की बार, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 75 ml, x2 इज इक्वल टू, यहाँ अननोन x सपोज कर चुके हैं, जो वैल्यू फाइंड करना है क्या, y2 इक्वल टू 1800 ml। ठीक है, 1800 ml के लिए कितना तुमको पार्ट रेड पिगमेंट चाहिए, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। चलो हम लोग x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 में वैल्यू पुट करते हैं और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अभी तक करते आ रहे हो या अभी तक आप जो हैबिचुएटेड हो गए हो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आया 1800 बाई 75, कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद आया 24 पार्ट्स चाहिए। काफ़ी इजी है, कहीं भी ट्विस्टेड नहीं है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो 8 नंबर, ये भी पिछला जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला था, कुछ बनाने वाला था, इसी तरह यहाँ भी है। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे का दे दिया, 840 बॉटल्स फिल करता है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो 5 घंटे में कितना बॉटल फिल करेगा। सबसे पहला सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स एंड नंबर ऑफ आवर्स यानी टाइम टेकन टू फिल, दोनों के लिए टेबल बना लेंगे। देन हमारे पास क्या मिला, x1 इक्वल टू 840, y1 इक्वल टू 6, x2 फाइंड करना है, दैट इज x सपोज कर लिया है, और y2 5। चलो कैलकुलेट करो, क्या आया, यहां पर आया, जब आप कैंसिल करो, कैंसिल करने पर ये 6 से 840 को कैंसिल करो, तो 840 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 140, 140 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 700 बॉटल्स। तो 700 बॉटल को फिल करने के लिए 5 आवर लेंगे, यानी 5 आवर्स गिवन था, तो मैं 700 बॉटल्स आप फिल करोगे। चलो एक जो अभी जिससे स्टार्ट किया था हम लोग स्केल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चले आए, और ये क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट बोलो एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है। देन चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए फोटोग्राफ
of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, ठीक है ना, what would be its enlarged length? देखो, ऐसे तो समझने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है जरा समझो। सबसे पहला चीज है, क्या बैक्टीरिया को हम लोग देख पाते हैं? नहीं ना, नहीं देख पाते हैं। अगर हम लोग देख नहीं पाते हैं तो इमेजिन करो कैसे हम लोग इसका लेंथ फाइंड करेंगे? नहीं ना फाइंड कर पाएंगे। लेकिन हमको तो लेंथ मिलता है। आप बचपन से जब जीके पढ़ते हो तो जीके में जो है आपको लेंथ ऑफ बैक्टीरिया गिवन होता है, और लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया गिवन है तो वो कैसे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। चलो वो भी सीखते हैं हम लोग इसी वीडियो में। देन ऐसा है कि अब जब वो आप सपोज माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बैक्टीरिया का लेंथ मेज़र कर रहे हो, तो क्या देखा आपने कि जब उस तो माइक्रोस्कोप में जब उसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया, उसको बढ़ाया, बढ़ाने के बाद उसका जो इमेज आया, उसका डायग्राम जो मिला, तो डायग्राम बनाया तो वो कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। अब तो मेजर कर सकते हो ना 5 सेंटीमीटर? हाँ, अब मेजर होगा। लेंथ जब वहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिल रहा है तो उसको 5 सेंटीमीटर में मेज़र कर लिया। अब 5 सेंटीमीटर मेज़र होने के बाद यहाँ वो बहुत अच्छा चीज़ पूछा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ क्या होगा? चलो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, करने के साथ साथ वो देखते जाएंगे, हम लोग एक्चुअल लेंथ पता करेंगे कैसे वो कैलकुलेट किया जाता होगा साइंटिफिकली। हाँ, चलो देन सबसे पहले जो अभी तक हम लोग करते आए हैं उसके अनुसार हम लोग इसका एक टेबल फॉर्म करेंगे। और टेबल फॉर्म करने के लिए जो अननोन है, अननोन क्या है? लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया क्या है ना, वो उसका इमेज का लेंथ कितना है वो हमको फाइंड करना है इन सेंटीमीटर। तो दोनों केस में सेम चीज फाइंड करना है, तो दोनों को हम लोग ने सपोज कर लिया, एक y1 और एक y2, दोनों सपोज कर लिया। और करने के बाद देखो ये टेबल आपके सामने है, टेबल कहाँ चला गया? हाँ, ये टेबल आपके सामने है, ठीक है। तो ये आपने टेबल बनाया, और एक तुम्हारा बैक्टीरिया एक इमेजिन करने के लिए, समझने के लिए, देखो यहाँ पर एक बैक्टीरिया का इमेज भी डाला हुआ है। देखो इसको देखने के बाद हम लोगों ने एक इमेजिन किया कि वो कैसा हो सकता है, और ये केस क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। वहाँ मैग्निफिकेशन जैसे बढ़ाएंगे उसके साथ साथ जरूर सेंटीमीटर में भी बढ़ेगा या घटेगा, तो मैग्निफिकेशन यहाँ घटाया हुआ है तो उसके साथ साथ क्या, उसका सेंटीमीटर में लेंथ घटेगा। चलो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसके जो फॉर्मूला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, उसमें वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट किया, जब 5,000 टाइम्स एनलार्ज किए थे तो उसका लेंथ कितना था? 5 सेंटीमीटर। और जब तुम्हारा 1 टाइम्स मैंने एक्चुअल जो साइज है वो साइज पता करने हैं, तो उसका लेंथ इन सेंटीमीटर में आपको फाइंड करने हैं, जो भी हम लोगों ने समझा कि कैसे करता होगा। देन कैंसिल करो, यहाँ पर कैंसिल होगा 5 से, तो ये क्या आएगा? 10,000। क्या आया? 10,000। एंड 10,000 के साथ, चलो ये 10,000 आया, तो 10,000 1/10,000, y1 इक्वल टू 1/10,000, एंड 1/10,000 जब उसको ऊपर ले जाते हो, है ना, न्यूमरेटर में ले जाते हो, लिखते हो क्या? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये 1 सेंटीमीटर तुम देखे हो तुम्हारे स्केल में, उसको 1 सेंटीमीटर यानी तुम्हारे क्या बोलो,
जो आप लेंथ देख रहे हो अबाउट ये लेंथ होता है 1 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करो इतने से, तो वो छोटा, उतना छोटा पार्ट यानी वो क्या है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, वो एक बैक्टीरिया का लेंथ है। चलो हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पर कि एक बैक्टीरिया का लेंथ, या वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लेंथ हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब आपको बोला कि अगर उसको 20,000 अगर एनलार्ज किए होते, अब की बार आपको उसका सेंटीमीटर में क्या लेंथ मिलता बैक्टीरिया का, तो देन उसका लेंथ क्या मिलता 20,000 बाई 50,000, कैंसिल कर दो यहाँ से यहाँ तक, और सेकेंड कैंसिल कर दो इस 5 के साथ इस 5 को, तो देन ये क्या आया यूनिट 2 सेंटीमीटर। तो उस बैक्टीरिया का लेंथ कितना मिलेगा 2 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छा है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ है, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला, देखो, इन ए मॉडल ऑफ शिप, है ना, जहाज तुम देख रहे हो ना, उसका एक मॉडल तुम्हारे पास बना हुआ था। द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, while the mast of the actual ship is 12 meter. If length of the ship is 28 meter, find length of the model ship. ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम। तो एक्सप्लेन करने के लिए चले आओ, हमने एक पहला चीज़ मास्ट समझाने के लिए, देखो मास्ट है क्या, ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट को जनरली क्या बोलते हैं मास्ट। जो यहाँ छोटा इस तरह से दिख रहा था, हमने ये बड़ा सा दिखाया यहाँ पर मास्ट। तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो बड़ा प्रोजेक्ट के लिए पहले एक मॉडल बनता है। जिस तरह से हमने पिछला जब स्टार्टिंग में बताया था, कोई बिल्डिंग बनाना है उसके पहले, बिल्डिंग से पहले, या एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है उसके पहले एक मैप बनता है। तो मैप जब बनता है, मैप में स्केल निकालते हैं और इसके स्केल के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का। लाइक दैट यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है, मॉडल को देखकर उसके स्केल से मल्टीप्लाई करके जो है एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे यहाँ सीप का कंस्ट्रक्शन करना है या सीप बना हुआ है, तो उसको जो है उसी रेशियो स्केल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए बनाने हैं। तो यहाँ क्या बोला हुआ है कि जो है अगर उसका मास्ट, सीप के जो मॉडल का मास्ट 9 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल सीप का मास्ट का हाइट कितना है 12 मीटर। एक्चुअल सीप जो है उसका लेंथ 28 मीटर है, तो अब मॉडल सीप का लेंथ क्या होगा वो यहाँ पूछा गया है। तो जैसे अभी तक करते आए हैं उस तरह टेबल फॉर्म करना, लेकिन हाँ उसमें क्या था, टेबल थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ टेबल डिफरेंट है। तो ये किस किस टाइप को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ क्या लिया है, हाइट ऑफ द मास्ट एंड लेंथ ऑफ द सीप। तो जब वो मॉडल शिप के लिए हाइट क्या था 9, तो इसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर में, लेकिन इसका यूनिट अभी हमने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, देखो सेंटीमीटर में यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा मॉडल का सब सेंटीमीटर में है, और जो तुम्हारा एक्चुअल शिप है उसका मीटर में है यूनिट। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होगा तो फिर हम लोग x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2 रिलेशन को यूज़ करेंगे। चलो यूज़ करो उस फॉर्मूले को, उस रिलेशन को यूज़ करने के बाद इसमें क्या है, x1 इक्वल टू 9, y1 इक्वल टू 12, x2 इज अननोन, दैट इज हम लोग यहाँ सपोज किए हैं x, एंड y2 28। चलो रिलेशन में डालो, 9/12 कैंसिल करो, इक्वल टू x/28 कैंसिल करो, क्या आएगा 3 × 7, क्या आएगा, यहाँ देखो कैंसिलेशन इस तरह से है, इसको भी देख लो,
3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 से इसको कैंसिल करो, 4 7 जा 28, तो 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। तो मॉडल शिप जो है उसका लेंथ 21 सेंटीमीटर होगा। चलो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी तुमसे मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय।